अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपनी अटेंडेंस सब लोग एंटर करते जाएं ताकि बाकी लोग आए उनको पता हो। काइंडली मुझे बता दें पहले लेक्चर में कौन कौन था, मतलब जो, बल्कि पहले दोनों लेक्चर में कौन कौन था। उजैर के अलावा कोई नहीं था पहले लेक्चर्स में। शफकत भी हो गए हैं, ठीक है, उजैर और शफकत हो गए हैं। मेरे ख्याल है तूबा और वरीशा भी हो गए हैं। फिर शामिर अगर आ जाए हुए हैं तो। और आसिया का पहले भी इशू आ रहा था, आज अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लें। शामिर आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं, आसिया अभी तक नहीं आई। ठीक है, शामिर ज्वाइन कर लेंगे। और फीमेल में से अगर देख लें कोई कोई भी आ जाए, तूबा, आसिया, वरीशा में से। आसिया तो अभी तक आई नहीं है, और तूबा भी नहीं आई, वरीशा भी नहीं आई। फीमेल में से कोई और ज्वाइन करना चाहे जिनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि एंड भी कर सके हम लेक्चर को। डिज़ाइन प्रॉब्लम मैंने आज कराने, कम्बिनेशनल के लॉजिक के। चलें शमीर, आपको रख के हम चलते साथ, फिर बाकी देखते हैं अगर कोई आ गया तो। ठीक है। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम जो है, कोई भी कॉम्बिनेशनल का, सिक्वेंशियल का तो आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम कराया ही नहीं गया। तो कॉम्बिनेशनल की बात होगी डिज़ाइन प्रॉब्लम के बाद। डिज़ाइन प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट नॉर्मली होता है, एक आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन होता है, यानी कि स्टेटमेंट गिवन होती है। ठीक है। और उस स्टेटमेंट में डिमांड किया होता है कि किसी किस्म का डिज़ाइन से नॉर्मली स्टार्ट होता है, नाम होता है डिज़ाइन अ समथिंग, डिज़ाइन अ सर्किट। ठीक है। तो आपका जो एक स्टार्ट होता है वो ये होता है कि आपके पास एक वर्ड वर्ड स्टेटमेंट होती है, वर्ड प्रॉब्लम होता है, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आपने देना होता है वो वैसे सर्किट देना होता है। लेकिन अगर ओवरऑल जिस तरह मैंने प्लान किया हुआ है उसी तरह मैंने अगर आपको फाइनल लिया, तो आपके पास डिज़ाइन प्रॉब्लम अगर आया भी, उकाशा चले आ जाती हैं। उकाशा, यू हैव अ क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर लें, मैं क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ।
तो मैं कह रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होता है, उस स्टेटमेंट से हम लोगों ने फाइनली सर्किट तक पहुंचना होता है। और जिस तरह का मैंने आपको प्लान किया हुआ है उसमें हो सकता है कि हम फुल सर्किट तक ना पहुंचे, बल्कि उसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको जिस तरह आज मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिर्फ ट्रुथ टेबल होता है। अगर आप उसके ट्रुथ टेबल तक पहुंच जाते हैं तो बड़ा जो है ना वो आपने समझ लें कि आपने ट्रुथ टेबल अगर सही बना लिया है तो आगे की चीजें कोई मुश्किल नहीं है, वो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो मैं 4 स्टेप्स होते हैं टोटल, मैं इन चारों को लिख देता हूँ। तो आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है, वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट गिवन होता है, ठीक है। और डिजाइन, आपने जो ये डिजाइन प्रॉब्लम का 4 स्टेप है। नंबर 1, इस स्टेटमेंट से आपने वेरिएबल्स और उनकी नेमिंग, वेरिएबल्स का मतलब कि इनपुट आउटपुट कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या रखना चाहिए। कभी कभार ये प्रॉब्लम के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है ना, होते तो प्रॉब्लम के अंदर है ऑलरेडी। इन कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, कितनी आउटपुट वेरिएबल्स हैं, नेमिंग कभी कभार प्रॉब्लम के अंदर ही गिवन होती है कि ये नाम रख लें, ठीक है ना। कभी कभार आपको खुद से रखने पड़ते हैं, कभी कभार नेमिंग गिवन होती है और वेरिएबल भी पता चल जाते हैं उन्हीं नेम से कि अच्छा इतने वेरिएबल हैं। नंबर 2, जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में होता तो है गिवन, लेकिन आपको उसमें से बड़ा मेहनत करके निकालना पड़ता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ट्रुथ टेबल बनाना, जो कि ट्रुथ टेबल इस वर्ड प्रॉब्लम में इनपुट आउटपुट रिलेशन को शो कर रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर ये स्टेप आपने ठीक किया ना, स्टेप नंबर 2, और मैंने बताया जिस तरह मैंने एमसीक्यू बनाया, तो उसमें एमसीक्यू में सिर्फ ट्रुथ टेबल डिमांड कर रहा हूँ इनपुट देकर, और आउटपुट की आपसे पूछ रहा हूँ कि आउटपुट इस जगह पर क्या होनी चाहिए, इस इनपुट कॉम्बिनेशन पर आउटपुट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब है कि मैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसी दूंगा जिसमें इनपुट और आउटपुट वेरिएबल काफी हद तक जाने पहचाने नजर आ रहे होंगे कि इस इनपुट को ये कहा गया, इस इनपुट को ये कहा गया। अभी हम क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, ये बड़ा फेमस है कि सिंप्लीफाई, ट्रुथ टेबल को सिंप्लीफाई करना है या बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आउटपुट वाले जो बुलियन फंक्शन है उनको सबसे आसान तरीका के मैप से सिंप्लीफाई करें। तो अगर एमसीक्यू टाइप हुआ तो उससे स्टेप 3 पर आप जाइए ना, और स्टेप 4 फिर ऑब्वियसली 3 के बाद है कि सर्किट डायग्राम। तो ये तो बेसिकली अगर आपके पास नॉर्मल फॉर्म में जो डिजाइन प्रॉब्लम होता है उसके ये 4 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है क्योंकि हमारा पेपर ऑन कैंपस नहीं है, ऑनलाइन है। और अगर मैंने आपको पेपर पे सबमिट कराने का ना कहा, अगर पेपर पे सबमिट कराने का कहा तो ये चारों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे डिजाइन के लिए। अगर पेपर पे ना कहा, एमसीक्यू हुआ, तो वो तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ट्रुथ टेबल के इनपुट कॉम्बिनेशन गिवन है, उस पर क्या आउटपुट कॉम्बिनेशन है। और ये आप याद नहीं कर सकेंगे पहले से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसको देख कर ही आप, यानी कि ये उसी टाइम पर जो बंदे का दिमाग चलेगा चलेगा, ठीक है ना। अभी बस आपको मैं थोड़े बहुत ये जो मेरे पास 2 डिजाइन प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग में भी कराया है, लेकिन एक दफा मैं दोबारा करा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये चारों स्टेप फॉलो तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि के मैप आप लोगों ने काफी किए हुए हैं, और सर्किट डायग्राम भी के मैप से जब बुलियन फंक्शन आता है आपने बनाई हुई है। तो मैं भी पहले 2 स्टेप पर ही रहूंगा, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपको मैं हिंट दे दूंगा कि क्या करना है, ओके, क्योंकि एक तो रिवीजन भी है, पहले आपने ये देखे हुए हैं। तो लेट मी शेयर स्क्रीन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो पहला जो प्रॉब्लम है बड़ा सिंपल है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला प्रॉब्लम, डिजाइन अ 4 बिट बीसीडी टू एक्सेस 3 कन्वर्टर, ठीक है। तो ये क्या होगा, कन्वर्जन वाले काफी ज्यादा सवाल होते हैं डिजाइन प्रोसीजर में। तो मैं आता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पर ही। बोर्ड पर लिखना क्या है, बड़ा सिंपल है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बड़ी सिंपल है, लेकिन इसको हम लेकर आएंगे किस तरह ट्रू टेबल में डालेंगे वो देखना पड़ेगा। डिजाइन अ 4 बिट बीसीडी टू एक्सेस 3 कन्वर्टर, एक्सेस 3E3 लिख रहा हूं मैं, कन्वर्टर। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल्स कितने हैं, उनके नाम क्या रखने हैं, पहला स्टेप तो ये है। कभी कभार स्टेटमेंट में ही होता है, लेकिन स्टेटमेंट में डायरेक्ट मैंने वीडियो में कराया हुआ है, लेकिन डिजाइन प्रॉब्लम में चाह रहा था क्योंकि रिक्वेस्ट थी। ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में और करवा, क्वेश्चन मैंने ये डिजाइन कार बजर वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आप लोगों को या नहीं कराया हुआ, स्लाइड में, वीडियो में? सर आई थिंक करवाया हुआ है। वो भी कराया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि कोई और क्वेश्चन फिर रह नहीं जाता इसके अलावा कोई, क्योंकि ये दोनों टाइप्स कवर हो गई हुई हैं, ये टाइप्स दोनों हैं। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। बाकी जो है वो आप वो खुद से, मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा ना
वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। टाइप टाइप यही दो किस्म की होती हैं, या तो आपके पास वर्ड ये कोड कन्वर्टर होते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास एक स्टेटमेंट होती है, और वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको ऑलरेडी वो स्टेटमेंट करवा देता हूँ जो मैंने दी हुई है, तो फिर बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना, वो आपका टेस्ट है, ठीक है ना, तो वो मैं नहीं करवा सकता, ठीक है ना। तो बाकी और स्टेटमेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो मेरी एक बड़ी मेहनत है, जिसको जो मैंने आप लोगों को सबको टेस्ट करना है ना, ठीक है ना, तो वो मैं करवा नहीं सकता। तो अगर आप कहते हैं कि ये हुआ हुआ है और आपको समझ आई हुई है, तो फिर मैं नहीं कराता। लेकिन इसमें मेन जो बात है ना, इम्पोर्टेंट बात है, वो यही है कि ट्रुथ टेबल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये हिंट एक एक्स्ट्रा एडिशनल दे दी है कि अगर एमसीक्यूज टाइप हुआ ना सब कुछ, तो आपका इनपुट वेरिएबल भी गिवन होंगे आपके उसी के अंदर, और बस आपने सिर्फ ये जानना होगा कि इसका जो ट्रुथ टेबल आप रफ पे अपने बना लीजिएगा, और जो मेरे सवाल होंगे कि अगर ये इनपुट कॉम्बिनेशन हो तो आउटपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो आपको आना चाहिए। अच्छा, मैं रिवीजन हो जाएगी, ये अच्छी बात है वैसे, ठीक है, आपको एक थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कोड कन्वर्टर की बजाय दूसरा वाला करा दूं, सीट बेल्ट वाला, या सर ये भी कन्वर्टर वाला करवा दें, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा बहुत आता है, इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे। बीसीडी कन्वर्टर, इसमें कन्वर्जन में कंफ्यूजन यस है। सर, यस चले सर, दोनों दोनों कन्वर्टर के अंदर दोनों दोनों करवा देता हूँ, दोनों करवा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक ओके। होगी। देखें, 4 बिट बीसीडी टू एक्सेस 3 कन्वर्टर, आपके पास क्या चीज है, आप विजुअलाइज, मैंने कहा कि आप विजुअलाइज अगर ऐसे ब्लॉक करें ना, तो ये बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना, कि ये एक सर्किट होगा, और सर्किट करेगा क्या। आपसे डिमांड ये किया जा रहा है, आप एक सर्किट बना कर दें, और वो सर्किट क्या करे कि एक बीसीडी नंबर ले। अब बीसीडी जब आप कॉम्बिनेशनल में बात करते हैं ना, तो एक इनपुट पर 4 लाइंस आएंगी, क्योंकि बीसीडी 4 बिट का होता है, तो जितनी बिट्स होती हैं उतनी लाइन होती है। कॉम्बिनेशनल में इकट्ठे ही आता है, सिक्वेंशियल होता है, जिसमें एक लाइन के ऊपर सारा काम हो सकता है, ठीक है ना। और एक्सेस 3 की भी कितनी बिट्स होती हैं, 4 ही होती हैं, सर 4। 4 होती हैं, तो उसकी भी आउटपुट पे 4 बिट आएंगी। अब नाम आपने करना है तो नाम डिफरेंट देना है, आप सेम नाम नहीं दे सकते हैं कि आप इसको भी एबीसीडी कह दें, इसको भी एबीसीडी कह दें, ये आप नहीं करेंगे। तो आप करते हैं कि ए बी सी डी में कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ WXYZ, और मैं तहिया ये कर लेता हूँ कि ए जो मेरा है वो MSB है फॉर बीसीडी नंबर, और डी मेरा LSB है फॉर बीसीडी नंबर, और एक्सेस 3 के लिए मेरा WMSB है और ZLSB है। बस ये डिसाइड कर लिया मैंने, ठीक है ना। ये पहला स्टेप मेरा हो गया, जिसमें मैंने वेरिएबल को नेम दे दिया, ठीक है ना, और आउटपुट इनपुट वेरिएबल मैंने ये भी पहचान लिया कितने वेरिएबल इनपुट पर होंगे, कितने आउटपुट पर होंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना कोड कन्वर्टर वाला, इसमें आप इस पूरे को एक साथ लेंगे, आप इनको अलग-अलग इनपुट्स नहीं समझेंगे, बल्कि आप इनको एक साथ एक कॉम्बिनेशन समझेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, कि आपने पूरी आउटपुट को एक आउटपुट कंसिडर करना है, या आपने इनपुट्स को अलग-अलग कंसिडर करना है, ये आपके टोटली सिनेरियो बेस्ड होगा, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स बिल्ड अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये हमने क्या इनपुट्स कही हैं, क्या आउटपुट कही हैं। तो ट्रुथ टेबल में हम करेंगे ABCD WXYZ। अच्छा, इनपुट साइड पर आपने आंखें बंद करके सारे कॉम्बिनेशन रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनपुट साइड पर फिलहाल हम ये समझेंगे कि सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, वो फिर हम बाद में करेंगे कि डोंट केयर, वो मैं बताता हूँ आपको। 011 00111 1000 1001 1010 1011। ओके, इसके अलावा जो रह गए हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1100 1101 1110 1111। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन हमने इनपुट के कवर कर लिए। आउटपुट देखें क्या है, कन्वर्जन क्या है कि 4 बिट का बीसीडी नंबर आएगा और उसका आंसर जो है आउटपुट पर XS3 आना चाहिए। तो वर्किंग क्या चल रही है यहाँ पर, अगर मैं देता हूँ 0100, तो ये बीसीडी में तो क्या लिखा हुआ है, ये बीसीडी में लिखा हुआ है 0100, बीसीडी में 4 लिखा हुआ है, लेकिन XS3 में 4 किसको कहते हैं आप? सर 4 के अंदर 3 + 7, 7 को 4 कहते हैं, बस इतनी सी बात है। 0111, यानी कि जब 4 आंसर आए, जब इनपुट पर 4 आए बीसीडी का, आउटपुट पर 7 आना चाहिए। तो अगर इनपुट पर बीसीडी का 0 आया, आउटपुट पर क्या आना चाहिए XS3 का? XS3 में 0 किसको कहते हैं?
एक्सेस ट्री में 02 को कहते हैं सर। 03 को कहते हैं, 0 + 3 3 सॉरी 3 3 को कहते हैं, 3 सॉरी। ठीक है। 0 0 1 1 1 इनपुट पर है, आउटपुट पर आपको क्या नजर आना चाहिए? 1 आउटपुट पर कैसे शो होना चाहिए सर 1 4 1 4 शो होना चाहिए। बस ये सारी सिस्टम है। आपका कोड कन्वर्टर तो इतना आसान सा काम होता है, बस आपने एक कोड से दूसरे कोड में लेके जाना है। 5, ठीक है, 3 जो है वो 6 के तौर पर शो हो, 4 जो है वो 7 के तौर पर शो हो, ठीक है, 5 जो है वो 8 के तौर पर शो हो, 6 9 के तौर पर हो, 7 किसके तौर पर शो हो? सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी बोलें। सर इस तरह जो दूसरे कोड्स हैं, मतलब 2 4 7 इस तरह जो कोड्स आएंगे, इट मींस कि हमने जो उधर वैल्यू आ रही है इनपुट के अंदर, हमने उसी वैल्यू को हमने दूसरे कोड के अंदर शो करना है। दूसरे कोड में शो करना है ना। अगर आपको 2 4 2 1 है तो 2 4 2 1 में आप 5 कैसे लिखते हैं? 1 0 1 0 के 1 0 1 1 करके लिखते हैं। तो अगर यहाँ 2 4 2 1 का होता, आप उसके वेरिएबल को WXYZ बेशक कह रहे होते, लेकिन जब 5 इधर आता तो वो 5 0 1 0 1 होता, लेकिन यहाँ पर 5 आता 1 0 1 1। ओके सर, ठीक है, ठीक है ना। समझ। हाँ, वो जो यस। उसका कोड होगा वो होगा 7 10 8 जो है वो 8 + 3 11, 9 जो है 9 + 3 12। अच्छा, अब यहाँ पर मसला आता है, और वो दोनों साइड पर मसला है। देखें, बीसीडी अगर आप इनपुट पर दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि बीसीडी देने वाले को पता है कि 10 नहीं देना इनपुट पर, क्योंकि ये जो 1010 है ना, बीसीडी में एग्जिस्ट नहीं करता। बीसीडी की कोडिंग में इसकी कोई जगह नहीं है, ये इनवैलिड नंबर है। इनवैलिड का यस। मतलब ये होता है कि बीसीडी में वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली, ठीक है ना। आप इवन ये भी देखें, जब हम एडिशन करते हैं तो हमने एडिशन भी ऐसे सिखाई हुई है बीसीडी को, जिसके फाइनल आंसर में कोई इनवैलिड बीसीडी नंबर ना आए। तो ये जहां से भी बीसीडी नंबर आपको बता दिया गया है कि बीसीडी नंबर है, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप लिखेंगे, क्योंकि ये आना ही नहीं है इनपुट पर, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट पर डोंट केयर रखो। क्यों? ना आप 0 असाइन करना चाहते हैं, ना 1 असाइन करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली के मैप में असाइन हो जाएगा। लेकिन आप अपने के मैप को आसान रखें। अगर आप सारा 0 कर देते हैं ना, तो आपके के मैप में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि आपने फिर इनको 1 के साथ इंक्लूड नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इनको सबको 1 कर देते हैं तो आपके के मैप में आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आपको 1 के साथ ही करना पड़ेगा। डोंट केयर आपका के मैप सिंप्लीफाई करता है कि आप चाहें तो डोंट केयर को 1 के साथ मिला लें, चाहे तो 0 के साथ मिला लें। तो फिर वो कॉम्बिनेशन जो इनपुट पर ऐसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये 4 बिट तो है ना, अब के मैप में तो ये वैल्यूज आएंगी। के मैप में तो 10 वाला मिन टर्म आएगी, 11 वाली मिन टर्म भी आएगी, 12 वाली भी आएगी, 13 वाली भी आएगी, 14 वाली भी आएगी, 15 वाली भी आएगी, लेकिन इनपुट पर नहीं आएगी वो, ठीक है। तो क्योंकि के मैप पर ये एग्जिस्ट करेंगी, तो के मैप पर तो आपको बताना होगा कि आपने 1 रखना है या 0 रखना है। तो आप कह रहे हैं नहीं, मैं के मैप पर डोंट केयर रखूंगा ताकि ये मैं किसी के साथ भी शामिल कर सकूं, लेकिन एक्चुअली इनपुट पर ये नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो जब आप के मैप बनाकर फारे होंगे, तो किसी डोंट केयर को आपने 1 के साथ शामिल कर दिया होगा, किसी डोंट केयर को आपने 0 के साथ शामिल कर दिया होगा। लेकिन जब आप सर्किट बना लेंगे उसका, तो आप लैब में टेस्टिंग के दौरान तो आप ये दे सकते हैं 10 11 12 13 14 15 चेक करने के लिए कि आउटपुट पर क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में लगाएंगे जहां पर बीसीडी नंबर आ रहा है, तो क्या ये नंबर आएगा? फिर जब आपने प्रैक्टिकली उस जगह पर लगा दिया जहां पर इनपुट आ रही बीसीडी रही है, तो फिर ये क्या कॉम्बिनेशन आएंगे? ये कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे ना। जब आपने लगाई नो ऐसी सर। जगह, हाँ, जब आपने लगाई ऐसी जगह पर दिया जहां पर सिर्फ बीसीडी नंबर आ रहे हैं जो इसका एक्चुअल एप्लीकेशन थी, तो फिर वो ये वाली कॉम्बिनेशन अकर नहीं होगा। तो सर्किट को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं 1 दूं या 0 दूं, क्योंकि सर्किट तो सिर्फ इन नंबरों में खेल रहा होगा। वो जगह पर आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन के मैप के थ्रू प्रॉपर सर्किट बनाया गया हुआ होगा। तो के मैप को सॉरी सर्किट को ये वाले कॉम्बिनेशन सोचनी नहीं पड़ेंगे कि मैं क्या दूं। तो इस तरह इनवैलिड जब भी इनपुट पे होता है तो आप डोंट केयर आउटपुट पर रखते हैं, ताकि आपको के मैप सिंप्लीफाई हो। ना 1 रखते हैं ना 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉम्बिनेशन इनपुट पर अकर नहीं हो सकते हैं ना, आप हमेशा क्या करते हैं कि आउटपुट पर उनके लिए डोंट केयर को शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये बात चीज है। बाकी आपको मैं दूसरा एक प्रॉब्लम कराता हूँ, सीट बेल्ट वाला दोबारा जरा करा देता हूँ। उसके अंदर आपको वेरिएबल भी खुद, ना सिर्फ वेरिएबल खुद नाम देने पड़ रहे हैं, यहाँ भी नाम तो हमने खुद दिए हैं, बल्कि आपको उनकी 1 और 0 का भी डिसीजन खुद करना पड़ रहा है कि 1 कब कहा जाए, 0 कब कहा जाए। तो एक दफा मैं करता हूँ उसको भी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मजीद, हालांकि पहले भी हुआ है लेकिन मजीद मैं कर दूं। आप इंटरनेट से भी प्रॉब्लम डिजाइन के ढूंढ सकते हैं, कभी कभार आपको मिल जाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम। के मैप में डोंट केयर ऐड करेंगे, यस, के मैप में तो डोंट केयर ही रखेंगे उसको, ताकि आप सिंप्लीफाई करें। हाँ, लेकिन
1 और 0 के साथ तब आप शामिल करेंगे वही वाले रूल्स जो आपने चैप्टर 3 में पढ़े कि जब आप मदद कर रहे हो, अगर मदद ना कर रहे हो तो सारे डोंट केयर कवर नहीं करेंगे। उजैर, क्वेश्चन आंसर हो गया आपका, समझ आ गई है? हाँ ठीक है ना, फजूल में नहीं डोंट केयर सारे के सारे ऐड करने आपने। डोंट केयर तब आप ऐड करेंगे, डोंट केयर तब आप ग्रुप के साथ बनाएंगे जब आपकी मदद कर रहे हो। अगर मदद नहीं कर रहे बल्कि ग्रुप एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं तो फिर आप छोड़ देंगे। जब आपके सारे 1 के ग्रुप कवर हो चुके हैं डोंट केयर मिला के ना मिला के, तो जब 1 सारे कवर हो चुके हैं तो फिर छोड़ देंगे आप। लेकिन जब भी डोंट केयर आपको बड़ा ग्रुप बनाने में मदद कर रहा होगा तब आप जो है ना वो उसको यूज करेंगे। छोटे ग्रुप फिर 1 के नहीं बनाएंगे आप। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द डिजाइन प्रॉब्लम। लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके, यस, डिजाइन अ कार बजर, ये 2-3 दफा मैं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और मैं यहीं पर आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा। ये ट्रांसलेट कर लेना बड़ी बात है। डिजाइन अ कार बजर दैट टर्न्स ऑन, एक कार बजर है, आउटपुट हमें यहाँ पता चल गया एक कार बजर है जिसको हमने ऑन कराना है, ठीक है। दैट टर्न ऑन व्हेन एवर अ डोर इज ओपन, जब भी डोर ओपन होता है, गाड़ी का बजर है, डोर ओपन हो तो ऑन हो जाए। अब इसके अलावा और कोई चीज इसमें नहीं लिखी हुई, डोर के साथ और कोई कंडीशन नहीं है। और यानी कि एक और कंडीशन दी जा रही या वाली, ये एंड वाली कंडीशन नहीं दी जा रही, या वाली कंडीशन दी जा रही है। और द सीट बेल्ट इज नॉट बकल्ड व्हेन द की इज इन इग्निशन, ये एक स्टेटमेंट इकट्ठी दी हुई है। पहला है डिजाइन अ कार बजर दैट टर्न्स ऑन व्हेनेवर अ डोर इज ओपन, जब भी गाड़ी का डोर ओपन हो आप ऑन कर दें बजर को, या फिर जब सीट बेल्ट आपकी बकल ना हो जबकि इग्निशन में है। तो ये एक बड़ा लॉजिकल सिनेरियो है, यानी कि आपने चाबी इग्निशन में डाल दी है और आपकी सीट बेल्ट बकल नहीं थी, तो तब भी जो है ना वो क्या हो कि बजर ऑन हो, यानी कि आपको एक वार्निंग दे कि भाई आपने गाड़ी की जो की है वो इग्निशन में डाल दी है, यानी आप गाड़ी चलाने का इरादा रखते हैं लेकिन आपने सीट बेल्ट बकल नहीं की हुई, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द की इज नॉट इन इग्निशन वी शुडंट हैव टू वरी अबाउट द सीट बेल्ट। अब ये आउटपुट की नहीं कंडीशन दी है, ये नहीं कहा कि बजर के हमें वरी ना करना पड़े बल्कि ये सीट बेल्ट का वरी ना करना पड़े। तो ये सीट बेल्ट को 0 के साथ जोड़ा जा रहा है, बजर को डोंट केयर के साथ नहीं जोड़ा जा रहा, ठीक है ना। अगर की इग्निशन में नहीं है तो सीट बेल्ट चाहे 0 हो या 1 हो, बजर ना बजे, ठीक है ना। ये बजर को डोंट केयर के साथ नहीं जोड़ा जा रहा, ये जरा जेहन में रहे। तो स्टेटमेंट इस तरह की ट्रिकी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है ना। बजर को आपने नहीं जोड़ा इग्निशन के साथ बल्कि सीट बेल्ट को जोड़ा है, ठीक है ना। तो मैं शेयर स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर हम अब इरादा करते हैं कि हम ग्रे कोड आप छोड़ दें, मैं चलो एक्सप्लेन कर दूंगा एक दफा 12। ओके, पहले हम इस प्रॉब्लम कर लें। देखें इसमें 4 वेरिएबल हैं, 3 इनपुट वेरिएबल हैं और एक जो है आउटपुट वेरिएबल है। पहला जो है आउटपुट लिखता हूँ, बजर था, हम इसको बी कह देते हैं, ठीक है। और 1 कहते हैं कि जब बजर ऑन हो, और 0 जो है ना हम कहेंगे कि बजर ऑफ हो। बड़ा लॉजिकल से हमने रखा है। तो देखिए ऐसी स्टेटमेंट आ गई जिसमें हमें 1 और 0 भी डिफाइन करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 और 0 और इनपुट के वेरिएबल में डिफाइन करके दूं ताकि आपको सिर्फ के मैप पे फोकस करना पड़े, सॉरी के मैप कह रहा हूँ, ट्रूथ टेबल पे फोकस करना पड़े आपको, ठीक है ना। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम अगर मैंने दिया होता पेपर में तो मैं बी और जो भी मैंने वेरिएबल के नाम लिखे होते वो मैंने दिए होते और आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाकर उस ट्रूथ टेबल का एमसीक्यूज में जो है ना मैंने फिल करवाया होता कि अच्छा डी एस के का ये कॉम्बिनेशन हो तो फिर बी का क्या होगा बताओ मुझे, ठीक है ना। 0 होगा, 1 होगा, डोंट केयर होगा, ये आप बताना, ठीक है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया, जिस तरह मैंने आपको सिक्वेंशियल में गाइड किया ना वैसे ही तकरीबन, ठीक है ना। तो आई होप कि अगर आपको सिक्वेंशियल का समझ आ गया था ना कि एनालिसिस का, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्या करना होगा आपने। अच्छा, अभी तक बार ये अभी तक फाइनल नहीं कि एमसीक्यूज होगा या लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन हुआ फिर तो आपने सर्किट तक जाना होगा। ओके, बी बजर 1, अच्छा डोर को हम 1 कह लेते हैं कि ओपन है और 0 कह लेते हैं क्लोज है, ठीक है। और याद रहे कि जब डोर ओपन होगा तो बजर बजेगा, चाहे उसके साथ कोई कंडीशन नहीं थी, चाहे गाड़ी की इग्निशन में है नहीं है, सीट बेल्ट पकड़ है नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं था बजर बजने से। बस डोर ओपन है तो चाहे गाड़ी बंद भी है ना तो डोर ओपन है तो बजर ने बजना है, ये हमारे पास एक कंडीशन थी। फिर आप कर लें की को, कर लें की इन इग्निशन के से डिनोट कर लें। इन इग्निशन को आप कह लें, क्या कहें, 1 कह देते हैं इन इग्निशन को, ठीक है। और 0 कह लेते हैं नॉट इन इग्निशन को, नॉट इन इग्निशन को, ठीक है। और एस हम कह देते हैं सीट बेल्ट को, और सीट बेल्ट को हम क्या कहें, बकल्ड को क्या कहें, सीट बेल्ट
बकल्ड को हम कह देते हैं 1 कह देते हैं, और नॉट बकल्ड को 0 कह देते हैं। ये मुझे याद रखना पड़ेगा, बाकी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बस ये जो हमने काम किया इसी के हिसाब से हम आगे डिजाइन करेंगे। तो ये पहला स्टेप हो रहा है अभी, यानी कि हमारा एक सर्किट होगा जिसको हम इनपुट्स देंगे डी एस के, और आउटपुट होगी इसकी बी, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, ठीक है ना, दिस इज क्लियर। हाँ। अब हम इसको, अब कितना हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा, कितनी इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया पिछले वाले के लिए, कि उसमें 4 आउटपुट्स थी ना, तो उसमें 4 के मैप्स बनेंगे, W का अलहदा, उसका पूरे कॉलम का अलहदा, X का पूरे कॉलम का अलहदा, Y का पूरे कॉलम का अलहदा, Z का पूरे कॉलम का अलहदा। जितनी भी आउटपुट्स होंगी, चाहे वो अभी इसमें भी अगर एक और आउटपुट आ जाती तो हो सकता है कि आउटपुट इकट्ठी डिफाइन हो रही होती। डिफाइन करते वक्त आप ट्रुथ टेबल में इकट्ठी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो के मैप बनेगा वो अलहदा अलहदा बनेगा और हर इनपुट के साथ बनेगा, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल में सारे कॉम्बिनेशन इनपुट साइड के आप चुप करके लिख दें, डी एस के और बी। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो पहली कंडीशन जो बड़ी स्ट्रांग थी कि जब भी डोर ओपन हो, तो हमने डोर ओपन 1 रखा हुआ था तो बजर ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये लो 1 1 1 1, सिंपल, ठीक है ना, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि तब भी ऑन हो बजर जब की इग्निशन में है और सीट बेल्ट आपकी बकल्ड नहीं है। तो सीट बेल्ट बकल्ड को हमने 0 कहा था और की इग्निशन को हमने 1 कहा था, तो 0 1 पर भी बजर ऑन होना चाहिए, यही कहा था ना हमने। सॉरी, की इग्निशन में नहीं है, सीट लेट मी, की इग्निशन में है और सीट बेल्ट बकल्ड नहीं है, ठीक है। सीट बेल्ट बकल्ड नहीं है 0 और की इग्निशन में नहीं है, की इग्निशन में है 1, इस पे भी बजर बजना चाहिए, क्योंकि ये खतरा है ना कि की आपने इग्निशन में डाली और आप चलने लगे। दूसरा भी ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है कि सीट बेल्ट बकल्ड नहीं है और की इग्निशन में है, लेकिन वो ऑलरेडी 1 हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर एक कंडीशन गिवन है हमें कि हमें अगर की इग्निशन में नहीं है तो सीट बेल्ट के बारे में वरी नहीं करना। तो की इग्निशन में नहीं है 0 0, ठीक है ना, तो सीट बेल्ट के बारे में वरी नहीं करना। सीट बेल्ट 0 होती है 1 होती है तो कोई वरी नहीं करना। यहाँ पर तो क्योंकि डोर ओपन है तो उसकी वजह से 1 है ना, तो हमें ये कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन पे आंसर आ चुका है ऑलरेडी। तो की अगर इग्निशन में ना हो तो फिर हमें बजर, तो सीट बेल्ट के बारे में वरी नहीं करना, और नॉर्मल सी बात है कि इग्निशन में नहीं है तो हम बजर नहीं बजाएंगे अगर डोर भी ओपन नहीं है तो। अब फाइनल जो कंडीशन रहेगी है वो हमने देखनी है, गौर करना है कि ये कंडीशन हमें वर्बल तो गिवन नहीं थी, लेकिन इस कंडीशन का मतलब क्या बनता है। अब इस पे 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, डोंट केयर आना चाहिए, हमने खुद सोचना है, दिमाग लड़ाना है जरा। इसका क्या मतलब है, डी 0 होने का क्या मतलब है, डोर क्लोज सर है, इसका मतलब है डोर क्लोज्ड है एंड जो की है वो भी इग्निशन के अंदर है और सीट बेल्ट बकल्ड है। सीट बेल्ट भी बकल्ड है, तो सबसे सेफेस्ट कंडीशन है, यानी कि गाड़ी चल रही है, की इग्निशन में है, सीट बेल्ट भी बकल्ड है, तो इसमें क्या करना है हमें, सेफ सर है ना। इसमें यस सर, तो बजर नहीं बजना चाहिए, बजर आप यस सर, जीरो, डोंट केयर करेंगे तो वो तो 1 के साथ भी जा सकता है ना। तो आप इस सिचुएशन में यस तो आप कह रहे होंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बजर बजता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बजर नहीं बजवाना है यहाँ पर, क्योंकि आप सेफ हैं, आपका डोर भी क्लोज है, की इग्निशन में सीट बेल्ट बकल्ड है। ये उसके अपोजिट हो गया ना, ये उस कंडीशन के अपोजिट हो गया जो आपने कहा था कि तब बजर बजे जब की इग्निशन में हो और सीट बेल्ट बकल्ड ना हो, तो ये इसके अपोजिट हो गया ना, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये आपके पास आ गया। इसका के मैप आप सिंपल सा बना लेंगे, ठीक है ना। और के मैप में ध्यान रखा करें कि ये वाला वेरिएबल इधर, जो ये एमएसबी वेरिएबल होते हैं, अगर 2 वेरिएबल होते तो 2 वेरिएबल इधर आ जाते, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में लिखा करें, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में मिन टर्म आई होती हैं, इस सीक्वेंस को चेंज ना किया करें, ठीक है। और लिमिट भी आ गई हमारे पास रिकॉर्डिंग की। हाँ, 0 1 0 0, ठीक है, और ये चारों 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया, और आपके पास एक ये 2 का ग्रुप आ गया। तो डी आपके पास बी आ रहा है, बी की क्वेश्चन आ रही है, डी। अब ये थर्ड स्टेप में कर रहा हूँ, डी और एस प्राइम के, ठीक है। तो यही था ना कि सीट बेल्ट बजर तब ऑन हो जब डोर ओपन हो, डी 1 हो गया तो बजर ओपन हो जाएगा, या फिर सीट बेल्ट जो है बंदी नहीं हुई और की इग्निशन में है, तो ये आ गया आपके पास सिंपल सा
डी और एस प्राइम के। तो ये सिंपल सा सर्किट बन गया। 3 वेरिएबल के बहुत सिंपल सी सर्किट बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोशिश होगी अगर ये सिनेरियो, मैं इस तरह का सिनेरियो वाला क्वेश्चन दूं तो 3 वेरिएबल तक ही रखूं, ठीक है ना। कन्वर्टर वाले जो है वो 4 वेरिएबल तक अच्छे लगते हैं, सिनेरियो वाले 3 वेरिएबल से ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। तो मैं ये करूंगा। एक वैसे मैं बता देता हूँ मैंने, लेकिन वो मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, वो 4 वेरिएबल का है। मैंने एक पिछली दफा ना बच्चों को दिया था क्विज में रॉक पेपर सीजर की गेम को का सर्किट बनाने का। उसमें मैंने 2 प्लेयर रखे थे, P1 और P2, और P1 के मैंने कह दिया कि इसको ए बी कह दो, इसको सी डी कह दो, और रॉक पेपर सीजर के जो कॉम्बिनेशन है मैंने कहा जो ए बी कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0, इसको रॉक कह दो, इसको पेपर कह दो, इसको सीजर कह दो, ठीक है। जिन बच्चों को ये गेम आती वैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए वो करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने पहले बता दी कि अगर मैं इस तरह की सिचुएशन दूंगा तो 4 वेरिएबल का मैं नहीं देने लगा। दूसरा मैंने कहा इसके लिए भी रॉक पेपर सीजर यही है, 0 1 1 0 रॉक पेपर सीजर यही है। तो अब ये 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और आपने यहाँ पर 2 आउटपुट है P1 P2 कि विनर कौन होगा, और रॉक पेपर सीजर के रूल चलेंगे। जिनको रॉक पेपर सीजर की गेम आती है वो समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। तो ये वो पूरे 4 के 4 16 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है ना। तो 0 0 0 1 सॉरी हाँ 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 1। अब ये देखें ए बी ने रॉक रखा हुआ है और रॉक पेपर और सीजर के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है, सी डी। और ये मैंने 1 1 जो है ना, मैंने कहा था कि डोंट केयर, यानी 1 1 रख लो, कि उसने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो एक मैंने कभी कहा था कि इसको जो है ना इसकी आउटपुट डोंट केयर रख लो, ठीक है। तो ये इस तरह का एक, ये देखें ये भी एक सिनेरियो, अब एक पूरी गेम है उसका सर्किट आप बना रहे हैं, तो ये भी हो सकता है डिजाइन कॉम्बिनेशनल लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो अगर आप अपनी तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ग्रे कोड का क्वेश्चन आया था कि ग्रे कोड को एक दफा एक्सप्लेन कर दें। ग्रे कोड कोई बच्चे कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसमें सिंपल ये है कि आपके जब एक नंबर से, ग्रे कोड एक ऐसा कोड होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। आप जब एक नंबर से दूसरे नंबर पर ग्रे कोड के जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक बिट की पोजीशन की जो है ना वो 1 से 0 या 0 से 1 के चेंज मिलता है, ठीक है ना। तो 1 0 0 0 1 1, ठीक है। तो 4 का आपको मिलेगा 0 1 1 या 1, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है ना। तो ये आपको, यानी कि आप हर जो भी आप सब्सिक्वेंट नंबर देखेंगे उसमें आपको सिर्फ एक बिट 1 से 0 या 0 से 1 मिलेगी, ठीक है ना। आप ग्रे कोड में आप बेसिकली सामने साथ वाले दो को कंपेयर करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो आई होप कि क्लियर होगी वो बात। कोई इतना मुश्किल कोड नहीं है ग्रे कोड, ठीक है ना। ग्रे कोड में सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ग्रे कोड में जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं ना, एक नंबर से दूसरे नंबर इकट्ठे वाले, ये नहीं कि आप 0 से 4 पे जंप मार रहे हो, नहीं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या उल्टा 3 से 2, 3 से 4 और 3 से 2, दोनों में आपको सिर्फ एक बिट का फर्क नजर आएगा उनकी कोडिंग में, उसको उस कोड को ग्रे कोड कहते हैं, ठीक है। सिक्लैन ये क्लियर हुआ है बात? ग्रे कोड समझ आई कि ग्रे कोड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, या और क्लियर करूं? ठीक है, ठीक है। तो ग्रे कोड को इतना मुश्किल चीज नहीं है, बस ये इतना से एक कोड बनाया हमने जिस कोड में जो कंसेक्टिव नंबर है उनके दरमियान सिर्फ एक बिट का फासला होता है, बस इतनी बात है। फासला या मतलब एक बिट ही चेंज हुई होती है, कोई एक बिट 1 से 0 हो गई होती है या 0 से 1 हो गई होती है, बस, ठीक है। बाकी बिट सारी सेम रहती है। अच्छा, कोई आपको फुल एडर हाफ एडर की सजेशन भी आई हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो पोर्शन आप ना करें, ठीक है। पेपर के लिए बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल है डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर की कोई सजेशन आई थी, तो वो मैं उस तरफ जाता हूँ। डिकोडर या इनकोडर की आई थी, तो मैं उस तरफ लेकर चलता हूँ अगले वीक से आप लोगों को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कोई और सजेशन हो टॉपिक सी तो मुझे बता दें। चैप्टर 5 तो ऑलमोस्ट सर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोले। पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं है, चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 के प्रॉपर एमसीक्यूज हैं, और चैप्टर 4 5 में से जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यूज हैं, यानी कि आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ऑन योर पेपर। अगर एमसीक्यूज होंगे भी तो वो ऐसे होंगे कि आप पहले सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, उसके बाद उन एमसीक्यूज को आप आंसर देने के काबिल होंगे। जैसा कि
आप समझ लें कि आपको क्विज मिला था ना चैप्टर 5 का, बल्कि उससे पहले आपको चैप्टर 4 का क्विज मिला था, तो आपने कहा था सर ये एमसीक्यूज तो नहीं थे ना, समझ आई बात? यस सर, तो वो यस सर, एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है ना, वो एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। चैप्टर 1 2 3 बहरहाल वो एमसीक्यूज ही हैं एक किस्म का। हाँ, लेकिन चैप्टर 3 में आपको हो सकता है कि बहुत सारे के मैप सॉल्व करने पड़े, तो वो भी एमसीक्यूज तो हैं, लेकिन वो भी एमसीक्यूज थोड़ी सी मेहनत करके एमसीक्यूज हैं, वो भी इस तरह डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसके लिए वो एक एमसीक्यू है, लेकिन चैप्टर 2 भी एमसीक्यूज में है। जी, कोई ठीक है क्वेश्चन है सर। सिक्लेन? ओके, ठीक है। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को कितना एक्सप्लेन करूं मैं? मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स मेरा तो ख्याल है बड़ा सिंपल सा टॉपिक है अब, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए तो मैं आपको बता सकूं। मिन टर्म्स कोई इतना मुश्किल चीज तो नहीं है। कन्वर्जन तो मिन टर्म और मैक्स टर्म की एक तो कन्वर्जन वाला वो है कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है वो गिवन है, सिग्मा 1 3 5 7 आप ले आए किसी तरीके से, यानी कि ये तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से मिन टर्म में आ रहा है। तो मैक्स टर्म इसी तरीके से कि एफ एक्स वाई जी जो इसकी दूसरी फॉर्म है, वो पाए, आप सिग्मा को पाए में चेंज करते हैं और बाकी मिन टर्म आप माइनस कर देते हैं इसमें से, जो कि नहीं होती 0 2 4 6। असल में ये बड़ा डिटेल्ड मैंने उस टाइम पर पढ़ाया था। आई होप के स्लाइड्स पढ़ी हों तो उसमें, चले मैं इस कोशिश करूंगा कि मैं इसको देख लूं मिन टर्म और मैक्स टर्म को। पहले मैं देखता हूँ टाइम कितना मेरे पास बचता है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है कि अगर एफ कॉम्प्लीमेंट की आप लिखें एक्स वाई जी, तो उसमें क्या होगा? तो एफ कॉम्प्लीमेंट में देखें, आपकी जो यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, वो यहाँ पर 1 है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जी में इसके उलट वाले 1 हो जाएंगे सारे, ठीक है। आपके पास 1 3 5 7 के ऊपर 1 आया हुआ ना, 0 1, ठीक है। एफ के अंदर आपके पास उस जगह पर 1 आया हुआ है जहां पर 1 3 5 और 7 है, ठीक है। तो एफ कॉम्प्लीमेंट में आपके पास उस जगह पर 1 आएगा जहां पर 2 0 2 4 6 है, ठीक है। इतना सिंपल सा काम है। तो एफ कॉम्प्लीमेंट में सिग्मा 0 2 4 6, ठीक है। मेरे ख्याल है रिवीजन आप लोगों की नहीं हुई, इसलिए इसको रिवाइज कर लें, थोड़ा सा बेहतर है। मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी मिन टर्म और मैक्स टर्म को भी मैं थोड़ा सा करा दूं, देखता हूं मैं इसको कितना करा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि चैप्टर 2 भी पे भी पूरा 3 दिन भी लग सकते हैं ना, ये भी बात है। जी खदीजा, तकरीबन हमारे पास 1.5 मिनट रह गया जी। सर वो कौन सी टर्म्स होती हैं जिनमें ये सिग्मा और पाई उसके आगे नहीं लगा हुआ होता? सिग्मा और पाई नहीं लग... सर सिग्मा और पाई नहीं होता, कुछ ऐसी भी टर्म्स होती। मुझे अगर आप एग्जांपल दे सकें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एफ ए बी सी लिखा होता है और यहाँ पर 1 2 3 अगर जस्ट लिखा होता है, यहाँ 1 2 3 लिखा होता है। मैंने ऐसी कोई देखी नहीं है वैसे, या तो आप यहाँ पर ए बी सी इस तरह होती हैं। मुझे अगर आप टाइप कर दें तो फिर मैं बता सकूं आपको। सर अभी याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन इस तरह मैं होती हैं। मैंने बस देखी नहीं है कि आप एफ आई बी सी लिखा हो, इंटरनेट पे आपने कहीं देख लिया हो तो देख लिया हो। बुक की जो नॉलेज है, बुक की डोमेन है, उसमें जब भी आपके पास 1 2 3 इस तरह नंबर होंगे ना, तो सिग्मा या पाई जरूर लिखा होगा, वरना वो सम ऑफ मिन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म बनती नहीं है, ठीक है ना। और मैंने जो नोटेशन यूज की है पेपर में भी, इवन सिग्मा और पाई के लिए मैं सिग्मा और पाई यूज करूंगा साथ, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है। तो ये चीज है, या फिर आप अगले लेक्चर के लिए वो ले एग्जांपल्स, तो हम उनको देख लें फिर वो क्या चीज है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने लिखा होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी या इस तरह की बात, या M0 M1, यस वो सर ये नहीं, ये तो मिन टर्म पे ये तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और इस तरह होते हैं। नहीं, उसमें तो 1 2 3 1 2 3 तो नहीं आया होगा, उसमें पर नंबर नहीं होंगे, सिर्फ ये होंगे। तो ये प्रॉपर मिन याद नहीं है, लेकिन आप नेक्स्ट में ले आए ना, तो फिर हम उसको